चलने दीजिए रेगुलर। आज हम आप लोग के बीच सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि आपका पढ़ाई किस प्रकार से होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं कि हम किस समय पढ़ूं, कब पढ़ूं, कितना पढ़ूं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे आवश्यक आप लोग को यह सूचना दे देते हैं कि अब हम आप लोग का हर दिन मैथ का होमवर्क चेक करेंगे, जो भी आप चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, और यदि किसी को लगता है कि सिलेबस पीछे चल रहा है तो हम कह रहे हैं कि आप जो है यूट्यूब पर जो वीडियो है वहां से देख करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, वहां से देख करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े हैं ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जुड़े हैं उसमें रोजाना हम करें, एक दिन की बात नहीं है, हम बार बार नहीं बोलेंगे, सब एक पीडीएफ बना करके 10 पेज रोजाना, 10 पेज जो है आपको मैथ का हमें बना करके भेजना है डेली, ठीक है, एकदम हर दिन। हम आपको डेली नहीं कहेंगे, जब भी आप 10 पेज मैथ बनाएं, चैप्टर बाय चैप्टर, जो भी आपको बनाने का मन करता है, ऐसा नहीं कि हमें आता है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा ना होना चाहिए। जो भी आपको बनाने का मन करता है पर डे हमें 10 पेज का एक पीडीएफ पर व्यक्ति से, जो लाइव पढ़ रहा है हमसे, पर व्यक्ति से 10 पेज का पीडीएफ हमें चाहिए मैथ का, क्योंकि मैथ अगर पकड़ में आ गया, अगर मैथ आप लोग पकड़ बना लिए मैथ में, तो मेरी गारंटी है आपका रिजल्ट हम आगे लेकर के चल जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे बच्चे यहीं पर फंसते हैं आकर के। तो डेली पर डे हमको चाहिए 10 पेज मैथ का। अब मैथ का जो आप भेजिएगा उसको क्या कर दीजिए, पीडीएफ बना करके 10 पेज को एक में भेज दीजिएगा। उसके बाद उस पीडीएफ में अपना नाम लिख देना और चैप्टर के एक्सरसाइज लिख देना, या पेज में ही लिख देना अपना नाम और चैप्टर के एक्सरसाइज लिख लेना। सारी बात सारे लोग समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? किसी को कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए और कोई कोताही भी इसमें नहीं बरतेगा। जितना बोल दिए बस बोल दिए, ठीक है। हम बार बार नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि सर आज आप नहीं बोले तो हम नहीं भेजे, नहीं, हम डेली के लिए बोल दिए हैं कि 10 पेज हमको मैथ चाहिए हर हालत में, पर डे हमको 10 पेज मैथ चाहिए तो चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप लोग। कोई भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, हाँ आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, हाँ कोई भी बुक से बनाइए, स्वतंत्र है। डाउट रहेगा तो डाउट हम उसका सुनेंगे, लेकिन जो पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, आप जो पढ़े हुए हैं ऐसे आगे नहीं भाग, जो हम नहीं पढ़ा उसको आगे नहीं भागना लेकर के, ठीक ना। तो वही करें कि इसको बनाइए, ठीक है। 1 से लेकर के 6.3 तक का हम शायद क्वेश्चन बताए हैं, यूट्यूब पर ही बताए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, जो नहीं बनता है वो हमसे बेहिचक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एकदम पर डे हमको ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैथ अगर आपका पकड़ में ले आए हैं तो सारे सब्जेक्ट का मेरा ठीक है कि हम आपको गारंटी दे दें कि आपका नंबर अच्छा आएगा 10th में। इसके बाद आगे देखिए, अब पढ़ने का जो आप लोग का टाइम टेबल है, वे टाइम टेबल आप अपने अनुसार जो है रखना है, ठीक है। रात में माइक सब ऑफ कर लीजिए अपना अपना, ताकि मेरी आवाज आपको सही से पहुंच पाए। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, यहाँ से ऑल म्यूट कर देते हैं। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनो, हाँ बोलिए जी। हाँ हाँ मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, हम कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। देखो वो इधर देखिए, पढ़ने का टाइम टेबल हम एक छोटा सा बना देते हैं, इसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आपको घर पर अभी दिन भर एकदम फ्री हैं, स्कूल बंद है, क्योंकि स्कूल जब बंद है तो आप दिन भर घर पर फ्री हैं। 1 घंटा का क्लास हम लेते हैं, ठीक है। इसमें
हम सब आपस में बातें करते हैं, कुछ पढ़ाने कुछ पढ़ने की बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं यहाँ पर, तो 1 घंटा इसके लिए तो फिक्स है। हमने यह देखा पढ़ाई जब भी होता है तो एक एकांत स्थिरता से पढ़ाई होता है, ठीक है ना, एकांत और अस्थिरता से ही आप सही से साफ साफ पढ़ पाइएगा। तो आप रात्रि में करीब 11 जो बच्चे हैं वो 11 बजे तक मिनिमम आपको पढ़ना है, 11 बजे तक मिनिमम। अगर जो बच्चे 11 बजे तक पढ़ते हैं, काहे ना, देखिए अगर आप बैठ जाते हैं, अगर आप बैठते हैं 8 या 8:30 बजे से भी अगर बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, 8:30 जब खाना हल्का फुल्का भोजन कर करके 8:30 बजे से आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो 11 बजे तक पढ़ते हैं, तो आपका उस समय माइंड अस्थिर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीवी वाले रूम में जाकर के बैठ जाइए। माइक ऑफ कीजिए सभी लोग, अपना अपना माइक ऑन कीजिए। अर्जुन, हाँ देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आप 8:30 से अगर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उस समय अगर 2 ही घंटा पढ़ते हैं, 2.5 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन आप स्थिर से पढ़ते हैं, माइंड एकाग्र करके पढ़ते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और आपके सीधे माइंड में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद सुबह में सुबह में आप लोग जगने का प्रयास कीजिए, है ना। सुबह में आप लोग जगने का प्रयास कीजिए एकदम पूर्ण रूप से। और सब सुबह में माइंड अस्थिर होता है, तो उस समय जो हमने साइंस में आपको पढ़ाया, ठीक है, आप जगाइए 5 बजे जग जाइए। ऐसा नहीं करें कि आप 3 बजे जग जाओ, नहीं, 5 बजे जगो, ठीक है। 5 बजे जगिए, 5:30 तक फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश होने के बाद जो है आप कलम कॉपी किताब जो भी आपके पास है वो लेकर के बैठिए, है ना। और एक पेन और एक पेज लेकर के बैठिए कि जो भी आपको पढ़ने के दौरान जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, या एक अलग पेज में लिख लीजिए। तो ये करीब आपको अगर 5:30 या 6 से अगर 9 बजे तक पढ़ते हैं तो 3 घंटा आपका उधर हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम में 9 बजे तक वो रख लीजिए आप। फिर 9 बजे के बाद भोजन करना है, स्नान करना है, भोजन करने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आपका 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, है ना, तो 12 बजे तक हो सकता है थोड़ा बहुत नींद आ रहा है तो 1 आध घंटा के लिए नींद ले लीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप उठते हैं, अगर सोने के बाद जब उठते हैं तो उस समय आप मैथ बनाना चालू कर दीजिए। मैथ, उस समय आप मैथ बनाइए। मतलब एक टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि जब मन तब मैंने पढ़ लूँ, जौन सब्जेक्ट पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह वाला टाइम फिक्स रखिए, रात वाला समय फिक्स रखिए, और दोपहर में मैथ फिक्स रखिए। और शाम में घूमिए, घर से तो एक बार नहीं निकलना है, तो घर पर ही घूमना है, बच्चे के साथ खेलना है, अपने आप में बातें करना है ना, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह समाचार देख लेना है। शाम में भी अगर आप 1-2 घंटा पढ़ लेते, कि हम रात में 8:30 बजे से बोल रहे हैं, तो शाम में भी अगर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो आपका मैनेज हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। सुबह वाला काम आप लोग करिएगा, बेहतर रहेगा, और याद करने और जितना भी काम रहेगा स्थिर माइंड से बेहतर रहेगा। दोपहर में मैथ बनाइए, शाम में मैथ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। जो टेलीग्राम पर बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें हम संस्कृत का पीडीएफ भेजे हैं, ठीक है। जो बच्चे संस्कृत अगर पढ़ लिए हैं तो पीडीएफ को नोट कर लीजिए, बारी बारी से उसमें पीडीएफ दिया गया, पहले कहानी का, फिर आपको श्लोक का मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया, व्याकरण का भी उसमें भेज दिया गया है, ठीक है। तो वहां से आपको कवर कर लीजिएगा। आइए, हमने आपको संस्कृत में भी कल कुछ होमवर्क दिया था, तो वो हम लास्ट में चेक कर लेंगे। संस्कृत वाले होमवर्क, जो भी होमवर्क मिला होगा हम लास्ट में चेक कर लेंगे। आवश्यक सूचना यही है कि कल आप लोग का टेस्ट है फिजिक्स में चैप्टर 3 मानव नेत्र, जिसमें इस बार हम केवल आपका लिखित लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसमें नहीं देंगे, केवल लिखित रहेगा, टेस्ट लाइव रहेगा, ठीक है। हम आपका जो जब आप लिखिएगा कॉपी पर लिखिएगा तो वो लाइव रहेगा, और अगल बगल हम चेक कर लेंगे कि आपके पास कॉपी किताब है या नहीं, ये भी चेक करें। केवल आपके पास एक पेज होना चाहिए, आप जो है 3 पेज बीच वाले फाड़ लीजिएगा, उसमें अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिख लेना, पेज को सी लेना या पिन मार लेना, ठीक है ना, नाम लिख लेना। और जो भी रोल नंबर तो नहीं मानो, ठीक है, नाम और जगह आप जहाँ से हैं उस जगह का नाम लिख देना, ठीक है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना। 3 काम करना है, अपना नाम, जगह का नाम, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज लिख करके पेज में बैठना है। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर रहेगा सामने, आप क्वेश्चन को देख करके जो है क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। हम इसमें आपको क्वेश्चन के पैटर्न बता देते हैं
क्वेश्चन में आपके पास रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर, 6 या 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, और 4 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 5-5 नंबर या 6-6 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगर इतना जितना भी क्वेश्चन हम आपको लिखाएंगे, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आशा करते हैं कि 3 पार्ट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 3 पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 बजे ही कल आपका टेस्ट है, 3 से 4:30 या 4 बजे तक 1 घंटा आपका हो जाएगा मैनेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं। तो 1 घंटा का कल टेस्ट रहेगा 3 से 4, है ना। वो क्वेश्चन पर सारा टाइम टेबल आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए अच्छे से। चैप्टर 3 का जो पीडीएफ आपको मिला उसको नोट कर लीजिए और पढ़िए, किताब कॉपी जो भी पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, वही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे, जैसा कि हम आपको बताए थे, रसायन शास्त्र जो चैप्टर आप, हाँ बोलिए। भौतिकी है क्लास 10th, चैप्टर 3 जो पीडीएफ आपको हम बताए थे ना, वही पीडीएफ मानव नेत्र। हाँ बोलिए। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड है। हाँ वीडियो आपको कल तक, कल सुबह तक मिल जाएगा यही ऐप पर, ठीक। देखो ध्यान दो इधर। अब आइए, जो चैप्टर आप लोग हमसे शुरू करवा रहे हैं रसायन शास्त्र का धातु और अधातु, जो चैप्टर हम आपको शुरू कर रहे हैं वह लंबा जाएगा। धैर्यता को बनाकर रखिएगा। जो भी डाउट रहेगा आप हमसे एकदम बेहिचक बोलिएगा, है ना। नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे आज शाम 6 बजे तक। ऐप पर भी आपका नोट्स डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी नोट्स जो आपका है जिससे पढ़ाएंगे, जिसको नोट करना है फेयर कॉपी में, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एकदम आप लोग धैर्यता बना करके रखें। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए, बेहिचक पूछिए, ठीक है। हम एक एक बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए चैप्टर की अगर हम बात करूं तो हम रसायन शास्त्र में लेकर के चल रहे हैं रसायन शास्त्र में जो हम पढ़ेंगे वो पाठ हम 3 को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम जान रहे हैं धातु और अधातु। चर्चा करेंगे हम आज इस पर, धातु और अधातु के बारे में, है ना। एकदम घबराना नहीं। जो बच्चे नए हैं, जो कभी भी नहीं पढ़े हैं, हम आशा करते हैं कि हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप धैर्यता से अस्थिर से बने रहें क्लास में, ठीक है, उबना नहीं खाली, ठीक है, ध्यान देना। रसायन शास्त्र में चैप्टर 3 हमने उठाया है आज। इसमें हम लेकर चलेंगे धातु और अधातु, जो एक लंबा क्लास है। करीब यह क्लास हम अगर आपको सही से पढ़ाऊं तो 10-12 दिन लग जाएगा इसको खत्म करने में, है ना। तो स्थिरता से ही लेकर चलेंगे, लंबा चैप्टर है, स्थिर से पढ़ेंगे और समझ कर चलेंगे, ठीक है। तो धातु और अधातु। अच्छा आज कौन दिन है एक बार बोल दीजिएगा आप लोग, आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, ठीक है। शनिवार और सैटरडे, संडे और सैटरडे को हम लेकर चलेंगे आर्ट्स, ठीक है। उसमें हम आर्ट्स कवर करेंगे, है ना। 2 दिन हम चलेंगे केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं और फिर 2 दिन हम आर्ट्स कवर कर लेंगे उधर, वो दोनों दिन, ठीक है। आ जाइए, वो हम यूट्यूब पर लाइव कर देंगे वो वाला वीडियो। देखिए बुआ, धातु और अधातु 9th क्लास में हम पढ़े थे एक शब्द जिसको हम कहते हैं तत्व। एकदम अच्छी सुना था, बउआ में समझाएंगे तत्व। आइए, 9th क्लास में हमने एक शब्द पढ़ा जिसे हम कहते हैं तत्व। तत्व के बारे में हमने समझा था कि तत्व वह पदार्थ है जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक
विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करूं आप लोगों के बीच, आप लोग इसको चिंते होंगे, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करूं तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वह परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, अगर हम लेकर चलूं ओ मतलब होता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर बात करूं परमाणु संख्या तो क्या बोलिएगा आप लोग? 8। 8 8 8 परमाणु का, अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन इसमें एक ही परमाणु, एक है, इसकी परमाणु संख्या 8 है। तो जितने भी तत्व होते हैं वह एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ये अकेला है, ओ अभी अकेला है, स्वतंत्र है, यह किसी के साथ मिल करके ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ये अकेला है। ठीक है, ये अभी अकेला है। एक मिनट, हेलो। अच्छा, सबको हम क्लियर दिख रहे हैं ना? हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो बुआ, तो ये जो आपका है ऑक्सीजन, ये एक ही परमाणु, हम माइक वो सब ऑफ कर लीजिए, ऐसे समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। माइक ऑफ रखिएगा, समझने में आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, जब दिक्कत होगा तब हमसे बोलना। समझो, देखो, तो ये जो ऑक्सीजन है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये किसी से संयोग नहीं किया, ये सिंगल है। तो जितने भी हम देखते हैं, धातु को हम देखेंगे, अधातु को देखेंगे, और इसी के साथ एक और आता है उप धातु, है ना? एक शब्द है आपका उपधातु। तो धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों के तीनों रूप है किसका? तो तत्व का रूप है। तत्व के बंटवारा किया गया गुण के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर हमने इस तत्व को बंटवारा कर दिया। धातु, अधातु और उपधातु, 3 प्रकारों में मिला करके हम इसको बंटवारा कर दिया, है ना? तो हम इसी के गुण को, हम, ये भी आपका बाबा, ये भी आपका तत्व है, धातु भी तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है। मतलब तत्व के है 3 गो संतान है। ठीक है, तत्व के 3 गो संतान है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जिसको हम कह सकते हैं बोलचाल के भाषा में, समझने के भाषा में इसको हम कहेंगे, देखिए, पुरुष, है ना? और अधातु को हम कहते हैं स्त्री कहते हैं। ठीक है, और ये जो उपधातु होता है ना, जिसमें क्या होता है, पुरुष और स्त्री दोनों का गुण शामिल हो, पुरुष और स्त्री जिसमें दोनों का गुण शामिल हो, ठीक है, उसको कहते हैं उपधातु। जैसे आप लोग देखे हैं, किन्नर को देखे ना, जो हिजड़ा कहते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण शामिल होता है ना? तो ये आपको हम वही कह सकते हैं, किन्नर। ठीक है, आइए, तो ये आपका हो गया उपधातु, अधातु और धातु हो गया। ठीक है, तो इसमें जिसमें दोनों का गुण शामिल हो उसे उपधातु कहेंगे। इसका एक अलग गुण हम पढ़ेंगे, इसका हम अलग गुण पढ़ेंगे। 9th क्लास में भी हम इसके गुण को लेकर के चला था। ठीक है, लेकिन वहां पर केवल छोटा टर्म में आपको दिया गया था, एक शब्दों में। लेकिन जब हम 10th में आते हैं, इस धातु और अधातु के गुण को लेकर के आते हैं, तो एक विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि धातु और अधातु के जो है भौतिक संरचनाएं, भौतिक गुण को हम पढ़ेंगे, है ना? और भौतिक गुण को समझने के लिए जो है
आपको याद करना पड़ेगा तत्व के परमाणु संख्या। ऐसे हम आपको बताएंगे, यही पाठ में आपको डिटेल से बताएंगे कि तत्व का परमाणु संख्या याद अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, ठीक है, उसका संरचना कैसे बनाना है। दो प्रकार से आपको बताया जाएगा, एक सेल और एक सब सेल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी लॉजिकल आप छोटा सा समझिएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले लेकर चलेंगे धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, चलिए भौतिक गुण केवल यहाँ पे लेकर चलते हैं, आधार ने धातु के लेकर चलते हैं भौतिक गुण, है ना। हम बात पता करेंगे आज धातु के भौतिक गुण कौन कौन सा है। भौतिक का मतलब समझते होंगे वैसा परिवर्तन जो अस्थायी नहीं हो, है ना। तो धातु के कुछ ऐसे गुण हैं जो अस्थायी नहीं होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर भौतिक गुण में लेकर के चलूं तो सबसे पहले अगर धातु का भौतिक गुण लेकर के चलते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सबसे पहला बात लेकर के चलेंगे तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के जानेंगे। जितने भी धातु होते हैं ना, उस धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जितने भी धातु हैं उस धातु का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस धातु को जब निकालते हैं तो निकालने के बाद क्या बोले, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, आए देखिए, देखिए कहता है कैलाश निकाल के, नेट का प्रॉब्लम होगा शायद आप लोग में। देखिए बुआ, कहता है कि जब हम किसी भी धातु के भौतिक को लेकर चलते हैं सबसे पहले लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सबसे पहला गुण लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वे सभी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में, उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही बचता है। जितने भी धातु होते हैं उस धातु का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं। जिसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे उसको हम कह सकते हैं कि वह धातु है। धातु का पहला गुण में लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे जैसे यदि हम आपको लेकर के चलूं, हाइड्रोजन के छोड़ दीजिएगा, हीलियम से शुरू कीजिएगा आप। हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ हाइड्रोजन को लेकर के चलिए, हाइड्रोजन लेकर चलिए, हाइड्रोजन से लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन का देखो याद करना, परमाणु संख्या इसका जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। अब परमाणु संख्या कैसे याद करें सर, तो परमाणु संख्या का पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे, डाल देंगे, तो वहां से आप परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, है ना। तो परमाणु संख्या वहां से हम कंप्लीट कर लेंगे, भेज देंगे आपके पास। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका है इसका 1 है। जब हम का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अगर सेल की बात करूं तो सेल के बात में बताएंगे बोर ब्यूरी जो बताए थे आपको किसी भी कक्ष को निकालने के लिए, के कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष, एल होगा के एल एम एन ओ, इस प्रकार से बताए थे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से लेकर चलेंगे बाद में, पहले केवल यहाँ पर समझना, तू पहले केवल आपको समझना है। किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी का निकालते हैं, के कक्षा में अधिकतम 2 गो बैठता है, एल कक्षा में आपका 8 गो बैठता है, एम कक्षा में 18 गो बैठता है, इसमें आपका 32 गो बैठता है, ऐसा ही आपका आगे चलता है।
इसका फार्मूला होता है 2n²। हम आपको आगे इसको बताएं, केवल यहाँ पर ये समझना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं तो इसके 12वीं कक्षा में कितना है, 1 है ना। तो इसके 12वीं कक्षा में 1 है, जबकि के पास चाहिए 2 गो। तो अगर कम है, हाँ बोलिए, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, निकलिए ना, निकल के बाहर आइए ना, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप में। देखिए बुआ, तो यहाँ पर अगर लेकर चल लेते हैं H, तो इसमें 2 है लेकिन इसके पास एक ही है, तो इसमें 1 रहेगा। तो एक बाहर, एक क्लास चलेगा वही 4:15 तक। 4:15 तक लेकर चलेंगे, लेट चले थे ना। हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, देखो ठीक है, देखिए खाने दीजिए ना उसको। कल भी तो ऐसी क्लास चला था, कल भी कल कहने से हुआ। अच्छा देखो इधर, अच्छा ठीक, देखिए 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 देखिए, देखिए इधर 1 यहाँ पर दिया, इसमें 1 आया। उसी प्रकार अगर लेकर चल लेते हैं हीलियम, कि इसका 2 होता है, तो इसमें तो 2 इसका फिट हो जाएगा। उसी प्रकार लेते हैं आपका लिथियम, 3 होता है, तो इसमें आपका देखिए, इसमें देखिए 2 चाहिए, तो इसमें 2 रखेंगे और इसमें 1 रखेंगे, है ना। इसमें 2 और इसमें 1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए, अगर लेकर चलेते हैं, हम कहते हैं सोडियम, सोडियम लेकर चलते कहते हैं कितना, 10 होता है सोडियम का, सॉरी 11 होता है। सोडियम का 11 आपका हो रहा है, तो ये आपका 11 है। तो देखिए इसमें आपका जाए कितना, 2, 11 में से 2 तक कितना बचेगा आपका, 9 बच रहा है। एल के पास लेना है 8, 8, तो इसमें आपका जाएगा कितना, 8 जाएगा, तो 1 बच रहा है इसमें 12वीं कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए बाहर में 1 है, बाहर में अगर 2 है, अगर लेते हैं 3, चलिए देखिए लेकर जाते हैं एल्युमिनियम, Al इसका होता है 13, इसमें आपका आएगा 2, इसमें आपका आएगा 8, और इसमें कितना आ जाएगा, 3। तो जिसके 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहेंगे, धातु, ठीक है। जिसके 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे हम, धातु कहेंगे। समझ में आ गया बात। ये कैसे निकाले हैं, इसको हम समझाएंगे आपको बाद में, ठीक ना। ये जो हम आपको निकाले हैं, इसको समझाएंगे हम बाद में कि कैसे ये काम कर रहा है। जब सेल और सब सेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये आपने देखा कि सिलिकॉन Si14, तो उपधातु हो जाएगा, उपधातु होगा जिसके 12वीं कक्षा में 4 उपधातु, ठीक है। जिसके 12वीं कक्षा में 4 उपधातु, अपवाद स्वरूप कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन का देखिए 6 है ना परमाणु संख्या, इसमें अगर सेट कर लेते हैं तो इसमें 2 बैठता है और इसमें कितना जाता है, 4। तो आप कहिएगा कि गुण के आधार पर तो ये उपधातु हो गया, 4 आया तो। लेकिन याद रखना एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन क्या है, धातु अधातु उपधातु, तो इसको लिखते हैं अधातु, ठीक है। कार्बन आपका अधातु है ना। ये आपका हो गया। तो पहला नियम आपने समझ गया, किसी को दिक्कत पहला नियम में। भौतिक गुण के आधार पर पहला हमने देखा कि जितने भी धातु होते हैं उसके 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जो भी आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और उसी में देखिएगा, तो आपको जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कम 1 से 30 तक आपको याद करना है, ठीक है। 1 से 30 तक आपको अच्छा से याद कर लेना है। अब आइए,
दूसरा अगर लेकर चलते हैं तो जितने भी धातु होते हैं उसमें वो जो होता है वह आघात वर्धन्यता, सभी धातु में भौतिक गुण में सभी धातु में जो है आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। आइए ये समझते हैं कि आघात वर्धन्यता क्या है। आघात वर्धन्यता, देखिए आघात वर्धन्यता क्या होता है कि जो धातु होते हैं ना उसको हम पीट करके पतला पत्थर मतलब चादर बना सकते हैं, वह चोट को सहन कर सकता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो होते हैं उसको पीट करके हम पतला 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 पत्थर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द हम बोलते हैं, जितने भी धातु होते हैं प्रायः, जितने भी धातु होते हैं प्रायः आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब चोट सहन करने का गुण जो है इसमें पाया जाता है। सभी धातु आघात सभी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो अपवाद हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो अपवाद हैं। जैसे सोडियम धातु है, पर इसको चुड़िएगा पीटिएगा तो तुरंत चूर चूर हो जाएगा, है ना। सोडियम का धातु है, जैसे ही इसको ऊपर से पटक दीजिएगा तो ये चूर चूर हो जाएगा, ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। पारा भी आपका देखिए अपवाद है, वो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। ठीक है, वो भी आपका अपवाद है। देखिए ध्यान दीजिए, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट तो अधातु है, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार का गुण पाया जाता है। ठीक है, आइए हम सब लेकर चलेंगे। तो ये आघात वर्धनीय समझे कि नहीं, जितने भी धातु होते हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब पीट करके हम उसको पतला चादर बना सकते हैं, वो चोट को सहन कर सकता है। ठीक है, तीसरा अगर लेकर चल देते हैं, तीसरा तन्यता का गुण। तन्यता, तन्यता मतलब समझते हैं तलरना, धातु को पीट के हम लंबा खींच सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं, धातु को खींच करके हम लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, सोना और चांदी को देखिएगा कितना कम रहता है और उसको विभिन्न प्रकार के आकृति में ढाल दिया जाता है, पीट करके लंबा कर करके। लोहा को देखिएगा जब जाते हैं कोई उपकरण हसुआ बनाने के लिए, खुरपी बनाने के लिए, कुदाल बनाने के लिए, है ना, तो क्या करता है पहले उसको गर्म करता है, गर्म करके तपाता है, तपाने उसको पीट पीट जो लंबा कर देता है। तो यह आघात वर्धनीयता का भी इसमें गुण होता है और इसके साथ साथ तन्यता का भी गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, तन्यता का भी गुण इसमें पाया जाता है ना। याद रखना, ये जो आपका होता है इसमें आघात वर्धनीयता और यह तन्य होता है। एक बात, सबसे तन्य धातु प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे जो तन्य धातु होते हैं वे आपका क्या है, सोना होता है ना। याद रखिएगा, प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो सबसे तन्य धातु है जो जिसमें जिसको पीट करके हम लंबा तार बना सकते हैं आसानी से, वह आपका सोना है। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम अगर सोना की बात करें लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर हम लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर हम लंबा तार बना सकते हैं, लंबा तार खींच सकते हैं, है ना। याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर। और यही आपको क्वेश्चन पूछता है कि सबसे निम्न में सबसे तन्य धातु कौन है, तो वह आपका सोना हो जाएगा। ठीक है, निम्न में सबसे तन्य धातु कौन है, तो ये आपका सोना हो जाएगा। तो सभी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, चांदी में भी जो है तन्यता का गुण पाया जाता है ना। याद रखिएगा। अब आइए, जितने भी धातु होते हैं द्रवणांक और क्वथनांक, देखिए एक शब्द यहां लिखते हैं, देखिए द्रवणांक और क्वथनांक, सभी धातु का प्रायः, एक शब्द जोड़ना प्रायः, सभी धातु के का प्रायः द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं
वे आपका होते हैं उच्च, ठीक है, उच्च होता है ना। सभी धातु के जो होते हैं वह द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं वह प्रायः उच्च होते हैं। उच्च प्रायः कर बता रहे द्रवणांक क्या, द्रवणांक और क्वथनांक दोनों लेकर चलते हैं। देखिए प्रायः उच्च होता, आइए समझते हैं द्रवणांक क्या है और क्वथनांक क्या है। 9th में ये पढ़ना था। द्रवणांक सुनिएगा, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में आ जाए। मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे ना, ये मान लीजिए ठोस है, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करने पर वैसा ताप जिस ताप पर यह पिघल जाए, द्रव बन जाए पिघल करके, है ना, तो उसको कहते हैं, उस ताप का द्रवनांक कहते हैं। समझ में आया। द्रवनांक क्या है जी, वैसन ताप जेकरा पर कोई ठोस कैसन अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, तो आप द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, अब आइए उसी आपका क्वथनांक में होता है उबलना। तो वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप, ठीक है, जिस पर कोई ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर दे, खौलना, उबलना शुरू कर दे, तो वह आपका क्वथनांक कहलाता है। तो जितने भी धातु होते हैं उसका द्रवनांक भी और क्वथनांक भी उच्च होता है। ना तो जल्दी यह पिघलता है और ना ही जल्दी यह उबलता है। जैसे अगर बात करूं, आपको जब नोट्स मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, जिंक का अगर बात करूं तो जिंक का द्रव्यमान 419 डिग्री सेल्सियस है। जिंक का जो द्रवनांक है 419 डिग्री सेल्सियस पर खाली उबलेगा, सॉरी पिघलेगा, 419 पर पिघलेगा और 907 पर यह उबलता है, 907 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलता है। ठीक है, और सबसे अधिक बात करूं तो सबसे अधिक आपका है, अगर द्रव्यमान की बात करूं तो 2500 2400। ये जो आपका कॉपर है, कॉपर का द्रव्यमान आपका 2500 10 दिया गया है, 83 दिया गया है, और जिसका क्वथनांक है वो आपका 2567 दिया गया है। तो जिस पर यह उबले ओकरा कहते हैं द्रवना क्वथ। सबसे हाईएस्ट आपका हो जाएगा लोहा का, 2750 इसका है लोहा का, ठीक ना, लोहा का 2750 है, 2750 डिग्री सेल्सियस पर जाते उबलता है लोहा। ठीक है, और ये 1575 पर जो ये द्रव्य अवस्था में आ जाता है, 1575 पर सबसे अधिक आपका इसी का हो रहा है, लोहा का है। ठीक है, तो याद रखना द्रव्यनांक समझ गए, वह न्यूनतमता जिस पर कोई द्रव्यावस्था में आ जाए और वह न्यूनतमता जिस पर कोई उबलना शुरू कर दे। तो धातु के द्रव्यनांक और जो क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं, प्रायः उच्च होते हैं, है ना, उच्च होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप है पारा। पारा जो है आपका ठोस अवस्था में पाया, द्रव अवस्था में सूर्य में पाया जाता है। वह पारा एक धातु है ना, पीबी पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए जितने भी धातु होते हैं, अगला जो आपका है 5वां नंबर, सभी धातु विद्युत तथा उष्मा, हाँ उष्मा का सुचालक होता है ना। देखिए ध्यान दीजिए, सभी धातु विद्युत और उष्मा, उष्मा का भी ये चालन करता है। ठीक है, अब पूछिएगा क्वेश्चन, धातु उष्मा का चालन किस विधि से करता है, तो याद रखिएगा संवहन विधि। कौन विधि बोलिए, संवहन विधि। अब आइए इस सर संवहन विधि क्या है, पूछना आप लोग की बात है कि नहीं। देखो जब आप धातु को मान लीजिए एक लोहा रख लीजिए, ठीक है, एक लंबा छड़ रख लीजिए, उस छड़ को क्या कीजिए, छड़ का अगला सिर जो है आग में इतना डाल दीजिए। ठीक है, अब पीछे आप ऐसे पकड़ ले रहिए, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि पीछे वाला भाग भी क्या होता है, गर्म होना चालू कर देता है।
तो इसमें जब अगला भाग हम गर्म किए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चार्ज हो गया और वह गति में आ गया और धीरे धीरे इसमें संवहन हुआ, मतलब ई इलेक्ट्रॉन इसको गति ऊर्जा दिया, ये इसको किया, ये इसको किया, ये इसको किया, तो इसी को हम कहते हैं चालन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, मतलब जब कोई भी धातु गर्म होता है, ठीक है, तो उसमें चालन विधि पाया जाता है। जैसे विसरण होता है, परासरण होता है, वैसे ही धातु में होता है चालन होता है। ठीक है, तो ये चालन विधि से गर्म होते हैं, है ना। आगे आइए देखिएगा, फिर ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। देखिए विद्युत का, देखिए इधर विद्युत का, ठीक ठीक ठीक, देखिए विद्युत का सभी जो धातु होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। हेलो, हाँ देखिए बुआ, जितने भी धातु होते हैं वह विद्युत का चालन करते हैं, प्रायः बोल रहे हैं, सभी नहीं, प्रायः। ठीक है, लेकिन एक सबसे सुंदर चालन करता है जिसको हम कहते हैं चांदी। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ क्या है, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो होता है वह चांदी करता है। एग्जाम में एकदम बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जाना, अच्छा ठीक है, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 होते हैं प्रथम कक्षा में। उसके बाद यह इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखा यह तन्यता का गुण पाया जाता है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और यह होता है धातु जो होते हैं विद्युत और उष्मा का क्या करता है, चालन करता है। लेकिन अपवाद, ग्रेफाइट के बारे में भी आप लोग बोल रहे थे, तो ग्रेफाइट पता है अधातु है, सॉरी हाँ, ग्रेफाइट अधातु है। ठीक है, लेकिन यह विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का चालन करता है, याद रखिएगा। पारा धातु है लेकिन विद्युत का चालन नहीं करता है। सोडियम धातु है पर विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हुआ, तो 5 गुण यहाँ पर अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी के साथ मिलते हैं कल 3 बजे। सुनिएगा पहले ध्यान से। अच्छा, इसमें जो लोग फी क्लियर नहीं किए हैं वो जितना जल्द हो सकता है फी क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अन्यथा क्लास में प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार देख लेना, आज हम पीडीएफ भेजेंगे ना, पीडीएफ में जहां तक पढ़ा उसको नोट कर लेना और परमाणु संख्या याद करना जो भेजेंगे जो। ठीक है, ऐसे ऐसे नोमा वाला बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ बोलिए अर्जुन जी। कुछ दिखाई नहीं दिया, सारे लोग को तो दिख रहा था। हैं, हाँ हाँ, इंटरनेट गड़बड़ होगा तब नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ हाँ, हम तो अभी एयरटेल ही, देखिए हम तो अभी एयरटेल ही यूज कर रहे हैं। नेट बचा के रखना। चलो ठीक है, हम भी तो भी यहाँ पर एयरटेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कर लेना, स्कोरी का होमवर्क जो बोले हैं कंप्लीट होना चाहिए और तैयारी कर लीजिए कि फिजिक्स का होमवर्क 10 पेज आपको मैथ बनाना है, कोई भी चैप्टर आप मेरे पास भेजना है टेलीग्राम पर पीडीएफ बना करके। और टेस्ट के लिए सबके पास पेपर हम पहले चेक करेंगे। हम कल आएंगे, मैंने 2:45 में कल लाइव शुरू करेंगे। ध्यान ध्यान सुनिएगा, 2:45 में कल लाइव शुरू होगा।
ठीक है। 15 मिनट हम चेक करेंगे आपका पेपर, 15 मिनट हम आपका पेपर चेक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका कैसा पेपर, तो पेपर आप बना लीजिएगा बढ़िया से, नाम उसमें मोबाइल नंबर और जगह का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि चेक करने में आसान रहे। ठीक ना, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए बाय सभी को, तैयारी कीजिए अब मन से आप लोग। बाय।